क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं? तो देख सकते हैं जो धात्विक ठोस होते हैं वे विद्युत के चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं। देख सकते हैं धात्विक ठोस है एक विद्युत चालक और आघातवर्ध तन्य तन्य होते हैं। मतलब इसको जितना भी ठोका पीटा जाए सहन कर सकते हैं। और तन्य होते हैं मतलब जिसे तार वार बनाया जा सकता है। तन्य मतलब फैल सकते हैं रबर जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? जालक बिंदु क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक के कणों, अणु, परमाणु या आयन को जालक बिंदु यहाँ पे देख सकते हैं। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? तो क्रिस्टल जालक के कणों, अणु, परमाणु या आयनों द्वारा ग्रहण की गई रिक्तियों को जालक बिंदु कहते हैं। मतलब क्रिस्टल जालक में क्या होता है? कण होता है। वो कण कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। इनके द्वारा ग्रहण की गई रिक्तियों या स्थितियों या स्थानों को जालक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकक कोष्ठिका में अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम लिखिए। तो एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे देखिए ABC 3 किनारों के आयाम तथा अल्फा बीटा गामा कोणों के बीच के कोण द्वारा अभिलक्षणित होते हैं। तो जो ABC है ये क्या है? किनारों के आयाम है। और अल्फा बीटा और गामा जो है वो कोणों के बीच के कोण द्वारा अभिलक्षणित होते हैं। बस इतना ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। विभेद मतलब अंतर बताना है। तो पहला है षष्ठकोणीय और एकांताक्ष एकक कोष्ठिका। दूसरा है फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो पहला को देख लेते हैं षष्ठकोणीय और एकांताक्ष एकक कोष्ठिका में अंतर। तो ये निम्न बिंदुओं पर अंतर देखेंगे। क्रिस्टल तंत्र में षष्ठकोणीय को एक तरफ लिखेंगे, एकांताक्ष को एक तरफ। मतलब एक टेबल बनाएंगे तो क्रमांक ऐसे इस तरह से डाल देंगे 1 2 3 करके। क्रिस्टल तंत्र लिखेंगे, फिर षष्ठकोणीय और एकांताक्ष। तो जो षष्ठकोणीय है और एकांताक्ष क्या है? ये एक प्रकार का क्रिस्टल तंत्र है। तो क्रिस्टल तंत्र को हम इसका गुण मान सकते हैं क्योंकि षष्ठकोणीय एकांताक्ष क्या है? क्रिस्टल ही है। तो एक क्रिस्टल तंत्र है और उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो पहला अक्षीय कोण लिख लेंगे, दूसरा अक्षीय दूरियां लिख लेंगे, तीसरा उदाहरण में लिखेंगे। ठीक है। तो अक्षीय कोण में देखेंगे षष्ठकोणीय का अक्षीय कोण क्या होता है? अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश होता है। ठीक। एकांताक्ष में क्या होता है? अल्फा बराबर गामा बराबर 90 अंश होता है। सॉरी, अल्फा बराबर अल्फा बराबर गामा बराबर 90 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा बराबर, षष्ठकोणीय में अक्षीय कोण क्या होता है? डेल्टा बराबर 120 अंश होता है। एकांताक्ष में बीटा बराबर नहीं है 90 अंश का, ये होता है। फिर अक्षीय दूरी देखेंगे तो षष्ठकोणीय में A बराबर B बराबर नहीं है C का। तो यहाँ पे एकांताक्ष में देखेंगे A बराबर नहीं है B का, B बराबर नहीं है C का। इस तरह से उदाहरण में देखेंगे तो षष्ठकोणीय में जिंक ऑक्साइड है और कैडमियम सल्फेट है। ठीक। एकांताक्ष में देखेंगे लेड क्रोमेट है और सोडियम सल्फेट है। इस तरह से। ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें आगे फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में विभेद। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए इस तरह से टेबल बना लेंगे। फिर क्रमांक 1 2 ऐसा लिख लेंगे। तो पहले नंबर में लिखेंगे फलक केंद्रित की तरफ फलक केंद्रित घनी फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक कोष्ठिका में परमाणु सभी कोनों और घन के सभी फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हैं। तो जो फलक केंद्रित होते हैं एकक कोष्ठिका के परमाणु सभी कोनों पर होते हैं और घन के सभी फलकों के केंद्रों पर भी पाए जाते हैं। लेकिन अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है? अंतः केंद्रित घनी सेल में, अंतः केंद्रित घनिक में होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। एकक कोष्ठिका में एक परमाणु उसके प्रत्येक कोने और इसके अतिरिक्त एक परमाणु उसके अंतः केंद्र में भी होता है। बस इतना ही है। इसमें देखेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, जबकि इस एक बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है? यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है। बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन नंबर 13। स्पष्ट कीजिए कि एक घनी एकक कोष्ठिका में
कोशिका के कोनों और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु या परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोशिका से सभाजित होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक घनी एकक कोशिका के कोनों पर स्थित परमाणु 8 एकक कोशिका से संपर्क में रहते हैं, अतः उसका एक कोशिका में योगदान 1/8 होता है। अतः कोने वाले परमाणुओं का कुल योगदान 8 होता है कोने पर, इसलिए क्या होगा 8 गुणित 1/8 प्रति कोना परमाणु बराबर 8 गुणित 1/8 बराबर 1 परमाणु होता है। दूसरा देखेंगे अंतः केंद्र पर परमाणु पूर्णतः उसी एकक कोशिका से संबंधित होता है जिसमें वह उपस्थित होता है, अतः एक जो है अंतः केंद्र परमाणु बराबर 1 गुणित 1 बराबर 1 परमाणु। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की वर्ग निविड़ संकुलित परत में द्विमीय उप सहसंयोजन संख्या क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं वर्ग निविड़ संकुलित परत में द्विमीय उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है। जैसे यहाँ पे 4 परमाणु के बारे में बताया गया है वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें प्रत्येक कण के लिए 2 चतुष्फलकी रिक्तियां और 1 अष्टफलकी रिक्तियां होती है। अतः 0.5 मोल में इस तरह से एवोगैड्रो संख्या से क्या है, एवोगैड्रो संख्या है 0.5 इंटू एवोगैड्रो संख्या इंटू 3। तो एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है 6.0022 इंटू 10⁻23। इसलिए इन सब का मल्टीप्लिकेशन होने पर क्या होता है 3.011 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे देख सकते हैं आखिरी है इसका, तथा इनमें चतुष्फलकी रिक्तियाँ कितना है 2 है, तो 0.5 से एवोगैड्रो अंक इंटू 2 और यहाँ पे 1 एवोगैड्रो अंक करेंगे तो 1 एवोगैड्रो अंक बराबर इतना होता है मान 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये है इसका आंसर। क्वेश्चन दिया है, एक यौगिक 2 तत्वों M और N से बना है, तत्व N जो है वो CC-P संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित ग्रहण करते हैं, यौगिक का सूत्र क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। तब बताना है CC-P संरचना में एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। परमाणु जो N है वो CC-P संरचना बना रहा है, अतः N की संख्या 4 है, रिक्तियों की संख्या 2 गुणित 4 बराबर 8 होगी। चूंकि चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या परमाणुओं की संख्या की दुगनी होती है, चूंकि चतुष्फलकी रिक्तियों के 1/3 भाग को M प्रदर्शित कर रहा है, अतः M बराबर 8 गुणित 1/3, अतः N अनुपात M करने पर क्या होगा 4:8/3 बराबर 12:8 बराबर 3:2 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 12 और 4 से कटेगा 4 × 12 और 4 दूनी 8, अतः यौगिक का सूत्र होगा N3M2 या M2N3 होगा। अगला क्वेश्चन है इसी में, निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है। तो उच्चतम संकुलन क्षमता वाला कौन सा जालक है, पहला सरन घनी सेल, दूसरा अंतः केंद्रित घनी सेल और तीसरा षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित जालक। तो इसमें आंसर है उपयुक्त में से सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता बराबर 52.4% है, अंतः केंद्रित घन का 68% है तथा षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित जालक का 74% है, अतः षष्ठकोणीय निविड़ संकुल जालक का उच्चतम संकुलन क्षमता होता है, मतलब ये जो 74 वाला है उसका। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणित 10⁻⁻2 kg प्रति मोल मिनट 1 है -1 है, यह 405
pm लंबाई की भुजा वाली घनी एकक कोष्ठिका बनाता है, यदि उसका घनत्व 2.7 इंटू 10⁻³ kg प्रति मिनट -3 है तो घनी एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे दिया है एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई कितना है 405 पार्ट्स मिलियन, तो 405 × 10⁻12 मिनट। एवोगैड्रो अंक कितना होता है, एवोगैड्रो अंक Na बराबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होगा 2.7 इंटू 10⁻² kg प्रति मोल मिनट। इस तरह से अब यहाँ पे इसका घनत्व देखेंगे, तो घनत्व क्या है D बराबर Zm/A त्रिघात इंटू Na क्या है एवोगैड्रो नियतांक है, तो D बराबर क्या होगा 2.7 इंटू 10⁻³ kg प्रति मिनट -3। मान रखने पर क्या होगा 2.7 इंटू 10⁻³ kg मिनट -3 बराबर क्या हो जाएगा Z इंटू 2.7 इंटू 10⁻² kg प्रति मोल मिनट -1 ऐसा बटे करके 405 × 10⁻12 ऐसा बोल सकते हैं, अगर 10⁻12 मिनट बोल सकते हैं पूरे का घात इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है एवोगैड्रो नियतांक है बराबर Z बराबर 4। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 4 है, अतः एकक कोष्ठिका में CCP या FCC होगी, CCP या FCC होगी, फेस क्यूबिक सेंटर्ड सेल होगी। अगला है इसमें जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार, इसको बताना है। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, इसमें कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं इसका, और उसका प्रकार क्या है। तो जब बताए लिख सकते हैं यहाँ पे, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। किसी ठोस को गर्म करने पर क्या होता है रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि गर्म करने पर परमाणु या आयन जालक सतह को पूर्णतः छोड़ देते हैं, जिसके कारण पदार्थ का घनत्व घट जाता है। तो यहाँ पे रिक्तिका दोष लिख सकते हैं। ठीक, अगला इसमें निम्नलिखित किस प्रकार का स्टाइकियोमेट्री दोष दर्शाते हैं। देख सकते हैं जिंक सल्फेट है और सिल्वर ब्रोमाइड है। तो जिंक सल्फेट जो है वो फ्रेंकल दोष पाया जाता है, क्योंकि धनायन ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। तो जिंक सल्फेट में फ्रेंकल दोष पाया जाता है, क्योंकि धनायन ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड, तो साटकी और फ्रेंकलिन दोष दर्शाता है। सिल्वर जो ब्रोमाइड है दोनों दोष दर्शाता है, साटकी और फ्रेंकल दोष। अगला है समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं। तो देख सकते हैं एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं होती है, क्योंकि उच्च संयोजी धनायन मिलाने पर वह निम्न संयोजी धनायन की ओर अधिक संख्या में विस्थापित करता है। मतलब एक को निम्न संयोजी धनायन अधिक संख्या वाले धनायन को या संयोजी धनायन को विस्थापित कर सकता है। उदाहरण के लिए जो सोडियम क्लोराइड में स्ट्रांसियम क्लोराइड मिलाने पर स्ट्रांसियम 2+ आयन जो है 2 सोडियम धनायन को विस्थापित करता है, जिसमें से एक सोडियम धनायन के स्थान पर तो स्ट्रांसियम 2+ धनायन आ जाता है तथा एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जिन आयनिक ठोसों में धातु आधिक्य के दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तिका होती है वे रंगीन होते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो देख सकते हैं ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष के कारण रंगीन हो जाते हैं, मतलब अधिक दोष के कारण। धातु आधिक्य मतलब धातु की अधिकता के कारण क्या होता है, दोष के कारण जो होते हैं वो रंगीन हो जाते हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और
पोटेशियम क्लोराइड। देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे देख सकते हैं धन आयन और ऋण आयन इस तरह से रिक्तिकाओं में मौजूद है। यहाँ पे बीचों बीच में क्या इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ऋणायन रिक्तिकाओं के कारण धातु में आधिक्य दोष होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। क्लोरीन ऋणायन क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं। ऐसा सोडियम धनायन बनाने के लिए सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है। निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित करते हैं। अब क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को एफ केंद्र कहते हैं। तो एफ केंद्र क्या, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ बता सकते हैं सोडियम का आधिक्य होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इसको ध्यान में रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिका को एफ केंद्र कहते हैं। ये क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड को पीला रंग प्रदान करता है इस तरह से, तो ध्यान रखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 14 के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस प्रवर्ग से संबंधित होनी चाहिए। वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के अर्धचालक में रूपांतरित करने पर 15वें वर्ग के साथ अपमिश्रित करना होगा। उदाहरण के लिए सिलिकॉन के साथ तत्व फास्फोरस को अपमिश्रित करते हैं क्योंकि वर्ग 15 के तत्व के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं तथा बचा हुआ 5वां इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है। यही चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, अतः इसे n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो n प्रकार का अर्धचालक क्या है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बता सकते हैं। सिलिकॉन के साथ जो तत्व होता है फास्फोरस को अपमिश्रित करते हैं, मिलाते हैं क्योंकि वर्ग 15 के तत्व के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं, बचा हुआ 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है विस्थापित होता है। यही चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, तो इसे n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ लौह चुंबकीय अथवा फेरी चुंबकीय अपने उत्तर का औचित्य समझेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा, किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। लौह चुंबकीय अथवा फेरी चुंबकीय अपने उत्तर का औचित्य समझाइए ऐसा। तो बता सकते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, इन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है तथा ये अस्त व्यस्त क्रम में उपस्थित रहते हैं। जब लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो डोमेन क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित होकर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र हटाया जाता है तो डोमेन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा स्थायी चुंबक बन जाते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ है उसी से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं।